कि बीएसपी की लड़ाई रोड, नाली, खंजा, रोटी, कपड़ा की नहीं है। बीएसपी की लड़ाई जो है मान सम्मान और दिल्ली के खजाने। समाज जग जाए और ये इनका जो आईक्यू लेवल है, इनकी जो विचार माइंड सेट है, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर दे दे कि कुछ भी हो जाए अपनी पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे। मेरी पार्टी बीएसपी है और मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपना वोट बीएसपी को देंगे और हर स्तर पर हम इसको आगे बढ़ाएं, चाहे मेरा तन लगे, चाहे मेरा मन लगे और चाहे मेरा जेब से पैसा लगे। और हर स्तर से पार्टी को सींचेंगे तो पार्टी बढ़ेगी, नहीं सींचेंगे तो पार्टी नहीं बढ़ेगी। उधर बीजेपी के लोग बहुत चालाक होते हैं। देखिए, बीजेपी के लोगों को आप कन्विंस करिए, डेली आप उनके पास जाइए, लेकिन आपको वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आपको वोट। आप मुझसे 2000 मांग लो, 10,000 रुपये उधार मांग लो, दे देंगे, लेकिन आप मुझसे कहो वोट कर दो, नहीं। तो लोगों ने कहा नून रोटी खाएंगे, हाथी का बटन दबाएंगे। सामाजिक परिवर्तन के विरोध, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाप सेफ डीएस फोर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज दिल्ली प्रदेश की जिला और विधानसभा कमेटी की समीक्षा बैठक में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के बहुत ही जुझारू, मेहनती हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश तंवर जी, साथ ही हमारे स्टेट कॉर्डिनेटर ललित गौतम जी, सुरेश आर्या जी, पूर्व अध्यक्ष जोन इंचार्ज अभी लक्ष्मण जी, और तमाम शिषपाल जी बैठे हैं, पन्नालाल गौतम जी बैठे, तमाम पूरी टीम बैठी। मैं बहुत बहुत इन सभी लोगों का आभारी हूँ। बसंत जी बैठे हुए हैं और योगेश भाई बैठे, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आप सबने बड़ी मेहनत करके इधर आज एक बड़ा सा एक जलसा आपने दिखाने का काम किया है और बड़ी एक बहुजन समाज पार्टी की बड़ी टीम को आपने क्रिएट करने का भी काम किया है। और निश्चित तौर से आज के बाद प्रदेश के अंदर एक जो हमारे जो खिलाफ एक माहौल था, उसमें बहुत कुछ सुधार आने का काम होगा। और मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने बहुत ऐसे पार्टी के बहुत ही पुराने साथी भी आए हुए हैं, जिनके मैं कई बार घर भी गया हूं, कई लोगों के घर पहुंचा हूं, जो पार्टी में पद नहीं है लेकिन पार्टी के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ में, तन मन धन के साथ में लगे हुए ऐसे तमाम साथी बैठे हैं। उन सभी साथियों को भी मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। वोट करूंगा तथागत गौतम बुद्ध। तथागत गौतम बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो आपके सामने इतनी मुश्किलें नहीं आती हैं जितनी मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं। उन्होंने वन बाई वन करके पूरे देश नहीं कई वर्णों तक अपने धर्म का प्रचार अपनी लाइफ में कर, बहुत बड़ा धर्म बना, बहुत जला भी। आज भी हम लोगों के अनुयायी हैं, हमको उनसे सीखना चाहिए, माउथ टू माउथ और माइंड से, अपनी विचारधारा से कैसे किसी को उसे कन्विंस करना है। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया थी कि उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था, गाड़ियां भी नहीं थी, घोड़े भी नहीं थे कि आप घोड़े में बैठ के दौड़ रहे हो, हवाई जहाज में दौड़ रहे हो, ट्रेन में जाके दौड़ रहे हो, कुछ भी नहीं था। माउथ टू माउथ काम हो रहा था। उनके जो भक्त थे, शिष्य थे, हमारे बनते हैं आज के डेट में, उन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार ऐसे नहीं कर दिया, बहुत ताकत लगाई, बहुत मेहनत किया, तब जाके वो सर्वश्रेष्ठ विचारधारा पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई। उसके लिए कितना काम करना पड़ा, और उतनी जो उनके सामने दिक्कतें आई, आप समझिए कितने लोग मारे गए, कितने लोग काटे गए, क्या हुआ, सब कुछ बताया। आज की डेट में अगर मैं कहूं कि बीएसपी से नंबर 1 की विचारधारा है, बीएसपी इस देश की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा वाली पार्टी है, तो ये सर्वश्रेष्ठ विचारधारा हम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? क्या हम नीचे बैठ करके काम नहीं कर पा रहे? ये मात्र देखिए, मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर हमने तो ना बिकने वाले लीडर बना दिए, लेकिन अभी मेरा जो काम बाकी है ना बिकने वाला समाज खड़ा करना। जिस दिन मैं ना बिकने वाला समाज खड़ा कर दूंगा, उस दिन मैं इस देश की सत्ता पे काबिज हो जाऊंगा। मानव कांशीराम साहब ने अपने प्रयासों से उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाज को ना बिकने वाला बना दिया, लेकिन मैं अभी पूरे देश के अंदर में जाता हूं, मैं देखता हूं, एनालिसिस भी करता हूं, दुख भी होता है कि मेरी 90% जो एनर्जी होती है मैं अपने समाज को जगाने में, उनको समझाने में, उनको उठाने में लगा देता हूं। जब 90% एनर्जी मैं अपने में ही लगा देता हूं तो मैं दूसरे समाज को कैसे जोड़ पाऊं?
अगर ये मेरा समाज जग जाए और ये इनका जो आईक्यू लेवल है, इनकी जो विचार माइंड सेट है, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर दे दे कि कुछ भी हो जाए अपनी पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे। मेरी पार्टी बीएसपी है और मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपना वोट बीएसपी को देंगे और हर स्तर पर हम इसको आगे बढ़ाएं, चाहे मेरा तन लगे, चाहे मेरा मन लगे और चाहे मेरा जेब से पैसा लगे। और हर स्तर से पार्टी को सींचेंगे तो पार्टी बढ़ेगी, नहीं सींचेंगे तो पार्टी नहीं बढ़ेगी। उधर बीजेपी के लोग बहुत चालाक होते, देखिए बीजेपी के लोगों को आप कन्विंस करिए, डेली आपके पास जाइए, लेकिन आपको वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आपको वोट। आप मुझसे 2000 मांग लो, 10,000 रुपये उधार मांग लो, दे देंगे, लेकिन आप मुझसे कहो वोट कर दो, नहीं। जब आपके अंदर ऐसी ताकत बन जाए जैसे कि भाई कुछ भी हो जाए, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, इस बार मेरा वोट, मेरे समाज का वोट पूरी ताकत के साथ में तो बहन जी के साथ खड़ा है, हाथी के साथ खड़ा, कहीं जाने वाला नहीं है। और वो ताकत आ जाए, समझ जाना कि आप बहुत बड़ी जंग जीतने जा रहे हैं। हो सकता है कि देखिए मैं फिक्र हूं, हो सकता है कि मैं अपने समाज को जोड़ के ताकत नहीं बना पाऊं, सत्ता में ना आ पाऊं, लेकिन सेंटर में पावर बैलेंस तो बन जाएंगे, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। अगर सेंटर में पावर ऑफ बैलेंस नहीं बन गए तो हम अपने शर्तों पे उन सरकारों को चलाने का काम करेंगे, अपने शर्तों पर चलाने का काम करेंगे, और यही हमारी ताकत है। इसलिए अभी तमाम जो काम बाकी है, कि जो हमारी जो टीम है, जो कोर कमेटी टीम बैठी हुई है, अब इनको जो दूसरा काम करना है, जिधर मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं कि हमारे ना बिकने वाले लीडर बीएसपी के बैठे हुए हैं, जो अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, जो अपने पैसे से इधर मीटिंग में आते हैं, अपने पैसे से ये सारा अरेंजमेंट भी करते हैं, अपने हर चीज अपने पास से करते हैं। तो ये मेरे ना बिकने वाले लोग बैठे हुए हैं, और ना बिकने वाले लोग जब ना बिकने वाला समाज को जोड़ने का काम करेंगे, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप समाज के अंदर जाइए और उस समाज को भी ना बिकने वाला व्यक्ति बना दीजिए कि हम अपने वोटों का सौदा नहीं करेंगे, अपने वोटों को इतना कमजोर नहीं समझेंगे, कोई मांगे दे दिया उसको, मात्र थोड़े लालच में कि 300 यूनिट हमें फ्री मिल रही है, गैस फ्री मिल रही है, बस में हमारी जर्नी फ्री मिल रही है, मात्र इन बातों को लेकर के हम अपने वोट किसी और पार्टी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर ये सोच हमने विकसित कर दिया, और सच्चाई भी देखिए कि बीएसपी की लड़ाई रोड, नाली, खंजा, रोटी, कपड़ा की नहीं है। बीएसपी की लड़ाई जो है मान सम्मान और दिल्ली के खजाने की है। और जिस दिन हमारे पास ताकत आएगी, उस दिन हम उस खजाने से जितनी भी जरूरत होगी मेरे समाज को, उतना निकाल के अपने समाज को देने का काम करेंगे। वो ताकत हमें चाहिए, और ये तो एक्सपीरियंस हो चुका है, ये आपने कुछ छिपा भी नहीं है, आपने देखा भी है। जब आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो उत्तर प्रदेश में कोई पैसे कमी नहीं। हमारे बहुजन समाज के जो गरीब लोग थे, उनके चेहरे पे खुशी के आंसू थे। माने वो जब सरकार बन रही थी, माने बहन जी शपथ ले रही थी, तो रिक्शा वाला भी रो रहा था, और उसके आंखों में खुशी क्या। आज बहन जी गरीबों की लीडर, गरीबों की मसीहा, आज मुख्यमंत्री बन रही है। अब हमारी किसी का औकात नहीं कि हम पर कोई अत्याचार करे। वो उसकी सोच थी, उसके आंखों से आंसू निकल, उससे लग रहा था कि मेरा बेटा भी पढ़ सकता। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो सबके मन में यकीन पैदा हुआ कि मेरा बेटा मजदूरी नहीं करेगा, मेरी तरह ईंट भट्टों पे काम नहीं करेगा, ये पढ़ लिख करके ये भी कलेक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा, एडवोकेट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो सपना उस गरीब के मां ने भी देख लिया, और मानिया बहन जी ने उस गरीब के सपने को भी यकीन में बदलने का काम 4 बार की सरकार ने किया। 4 बार की सरकार ने शिक्षा फ्री कर दी, शिक्षा फ्री। तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, आपको टेंशन नहीं लगेगी, आप तो पढ़ाई करो, पैसा मैं जमा करूं। यहां तक तुम विदेश भी जाओगे तो विदेश की पैसा भी मैं जमा करूंगी, आप तो पढ़ाई करो। कहां अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है तो आप परेशान नहीं होना, उसकी पढ़ाई की, उसकी लिखाई की, उसकी शादी की जिम्मेवारी मेरी है। हमारी बहन मुख्यमंत्री है। माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना शुरू कर दी, उसके तहत 12,000 नहीं 25,000 रुपया बच्चों को मिला, एक साइकिल दी गई। बच्ची जब पैदा हुई, मां माया आशीर्वाद योजना के तहत जब बच्ची पैदा हुई तो उसका बहन जी ने जितनी बच्ची पैदा हो रही थी सबका एफडी करा दिया, और कहा जब बच्ची बड़ी होगी, 18 साल की होगी, तो उसे 2 से 2.5 लाख रुपए शादी के लिए मिल जाए। शादी के लिए अनुदान मिल रहा था। गरीब के घर में बेटी की शादी हो रही थी तो उस वक्त 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक शादी का अनुदान मिलता था, कोई रिजेक्ट नहीं होता था। बहन जी का निर्देश था
समाज कल्याण विभाग के अंदर अगर किसी गरीब के बेटे की शादी है तो 1 महीने के अंदर उसे पैसा मिलना चाहिए और शादी से पहले मिलना चाहिए, शादी के बाद भी नहीं मिलना चाहिए, ताकि वो कर्जा न ले, लोन न ले, ब्याज पे पैसे न ले। सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन दे दिया। और जो हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं पाए हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कहा कि सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन दे रहे, रिजर्वेशन मिल गया, तमाम ठेकेदार पैदा हो गए, कॉन्ट्रैक्टर बने, बिजनेसमैन बने। ये देन आपकी बहन जी की और देन संविधान की थी, देन हमारे वोट की थी, देन हमारी सामाजिक एकता। और फिर से मैं कह रहा हूं, ये सामाजिक एकता अगर आपने बना लिया, ना बिकने वाला समाज बना लिया, उत्तर प्रदेश में समाज बिका नहीं। देखिए बहुत लालच है, उधर भी जाना चाह रहे थे कि भाई ये ले लो, वो ले लो, ये खाओ, वो पियो, ये करो, पैसा लो, ये 500 लो, ये साड़ी ले लो, ये पायल ले लो। लोगों ने कहा नून रोटी खाएंगे, हाथी का बटन। ऐसे नारों से उत्तर प्रदेश गूंज गया, लोग धराशायी हो गए। और यहां तक कि उन्हें मालूम हो जाए कि इस गांव में बीएसपी का झंडा लगा है तो दूसरी पार्टी वाले घुसते ही चलो 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 चलो, यहाँ टाइम ना खराब करो, ये लोग हमको नहीं देंगे। क्या अरे ये सब बीएसपी वाले लोग हैं, नहीं देने वाले, बिकने वाले नहीं है, झुकने वाले भी नहीं है, कुछ भी कर लो, ये वोट वहीं जाएगा। कहां जाएगा? आवाज नहीं आई, कहां जाएगा? आप देखिए लीडर है देश में आते हैं, ये जो मंच है परमानेंट नहीं होता, ये मंच परमानेंट नहीं होता। इस मंच पे मेरा कार्यकर्ता कोने बैठा होगा, वो वर्कर है, सच्चा ईमानदार है, डिवोटेड है, कमिटेड है, डिसिप्लिन है और उसने अपने काम में जज्बा दिखाया है, तो हो सकता है वो बंदा भी आज यहां पर बैठ जाए और परसों आकर के आप इसलिए मैंने कहा क्योंकि समय मुझे बहुत कम मिला है, 2 बजे का समय था आज का, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि बीएसपी की विचारधारा, मैंने पहले बोला कि देश में सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है और बीएसपी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है और सेल्फ रिस्पेक्ट जब इसमें जुड़ जाता है और इसको कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए ही मानव कांतिराम साहब ने किसी भी धन्ना सेठों से उस वक्त भी और आज भी बीएसपी के अंदर किसी पैसे की एंट्री नहीं कहा। जिस दिन बीएसपी धन्ना सेठों से पैसा देना शुरू कर देगी तब ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कैसे हो जाएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमारा बना रहे तो हमें अपने दम पर, अपने खून पसीने से बीएसपी को चलाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए आज भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मैंने कहा था मैं पूरे देश में जाता हूं, मैं उस बात को भूल गया, मैंने कहा नहीं था कि आप लोगों के साथ कि मैं पूरे देश में जाता हूं तो मुझे बड़ा दुख मिला कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर हमारे नौजवान बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में, युवाओं के साथ में अत्याचार होता है, तो मैं हर जगह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतने अत्याचार, इतने तरीके से अत्याचार होते कि आपकी रूहें कांपती। अभी आपने देखा है कि अभी घटना घटी मुंडका में, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में 3 वाल्मीकि समाज के बच्चे उस सीवर लाइन में गए, एक बच्चा बेहोश हो गया, दूसरा उसको बचाने गया, वो बेहोश हो गया, तीसरा बचाने गया, वो बेहोश हो गया और 3 बच्चे उसी में जाके उनकी डेथ हो गई। इन सरकार पे फर्क नहीं पड़ता। उनके परिवार में कौन लोग थे? उनके परिवार में 12 साल की बच्ची है, एक के परिवार में 2.5 साल की बच्ची है, एक के परिवार में 16 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे। उनकी उम्र क्या थी? किसी का 28 साल थी, किसी की 32 साल थी और किसी की 42 साल। तीनों बच्चे यहाँ पे खत्म हो गए। इन सरकार पे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे पहले बोल दिया। अगर सरकार पे फर्क पड़ता तो वो लोग खाली नंगे हाथों नहीं जाते, उनके पास ग्लव्स होते, उनके पास ऑक्सीजन नापने का पैरामीटर होता, पहले इक्विपमेंट नीचे आता कि उसके अंदर सीवर लाइन में ऑक्सीजन है कि नहीं, कौन सी गैस है, उसके बाद वो मास्क पहनते, उसके बाद पूरा ऑक्सीजन सेंटर लगा के फिर अंदर एंट्री करते। लेकिन आपकी मौत से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात है, आपकी मौत से फर्क नहीं पड़ता, उनको तो उनकी मौत से फर्क पड़ता है। उनका एक बंदा मरता पूरे देश का हाला मर जाता है। लेकिन आपके 3 बच्चे सीवर लाइन में डूब के मर गए तो हमको भी नहीं पता होगा, हमने तो ऐसे न्यूज में देख लिया, आपको भी नहीं पता होगा बहुत लोगों को, तो क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात उनके लिए, वो बात वहां से निकल के भी नहीं आएगी, अखबारों में छपेगी भी नहीं, मीडिया में हाईलाइट भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे उनके लिए हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। ये तो हमें समझना पड़ेगा। हमें क्या करना? क्या हमारी वो जनरेशन जो सदियों से वो काम कर रही थी करती रहेगी, वही काम करती रहेगी? आखिर कैसे उनको हम आके लिए आए? मेरे सामने एक बात आई यार कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1948 में, जब बंटवारा हुआ तो भारत से बहुत से मुसलमान चले गए, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के तमाम लोग जो हिंदू थे वो इधर आ गए। यहां से गए तो करीब करीब 40 लाख एकड़ जमीन जो मुसलमान पाकिस्तान में गए अपनी जमीनें छोड़ के चले गए। तो उसमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सरकार को, जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा लेटर, उनसे पर्सनली बात भी करी
कि हमारा जो समाज है देश में दबा कुचला समाज है, जो उधर से भी लोग आए हैं, वो वहां पे जुलाहे काम कर रहे थे, जूते बनाने का काम कर रहा है और फैक्ट्रियों का काम था। तो मैं चाहता हूं इनको, आप उधर से भी आ गए, इधर भी जो लोग हैं बेरोजगार हैं, आप इनको 4 लाख एकड़ जमीन दे दो, जो 40 लाख एकड़ जमीन है उसमें 4 लाख एकड़ जमीन दे दो, ताकि ये लोगों में बढ़ जाएगी तो ये लोग बेचारे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो नेहरू जी का बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत काबिल तारीफ बातें, बहुत अच्छी बातें बोली नेहरू जी उनको। तो बाबा साहब बोला भाई हो सकता है खुश हो गए तो नौकरी जमीन मिलने वाली। तो उन्होंने क्या कहा कि वहां के कैरो सिंह, प्रताप सिंह कैरो वहां का मिनिस्टर था, उसको उन्होंने उसमें रंगा लगा दिया। मैंने डायरेक्शन दिल्ली से था, रंगा वहां से लगा दिया गया। कहा नहीं नहीं नहीं, ये जमीन तो हमारी है, ये जमीन हम इन दलित समाज के लोगों को नहीं दे सकते। प्रताप सिंह कैरो ने उसमें इतना रंगा लगाया, कोर्ट ले गया, सुप्रीम कोर्ट रहा, वो आखिरकार जमीन हमें नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने फिर संघर्ष प्रयास किया, 1 लाख एकड़ जमीन, 1 लाख एकड़ जमीन मिली। बाबा साहब के तक प्रयास हो चुका, माने 40 लाख में आपने 4 लाख एकड़ जमीन मांगी और 4 लाख में भी आपको मिली मात्र 1 लाख। तो आप समझिए, इतिहास से आपको कोई लाइक नहीं करता तो अब कौन आपको लाइक करने जा रहा है? अब भी कोई आपको लाइक नहीं। जो कुछ भी करना है, जो कुछ बनाना है, जैसे भी खड़ा करना है, वो बीएसपी अपने दम पे खड़ा करेगी। और माननीय कांशीराम साहब ऐसे नहीं ये मोमेंटम खड़ा कर दिया, इतना बड़ा विशाल चीजें खड़ी कर दी। मैं महाराष्ट्र गया, लोगों ने मुझे बताया, बात 1973 के आसपास की है और 71 से 73 के बीच में। महाराष्ट्र मेरे समझ से 73 में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली आ गए ना करोलबाग में जी, 1973 में पुणे दिल्ली आ गए। जब पुणे से मुंबई के बीच में गए हैं तो कहते हैं कि माननीय कांशीराम साहब एक एक बंदे को पकड़ के एक बंदे को उस अधिकारी के ऑफिस में जाएं, उसको समझाने का काम करें। कभी कभी वो अधिकारी को, कर्मचारी को समय मिले और कभी कभी उससे समय ना मिले। तो माननीय कांशीराम साहब वहां से निकल के आए और बेचारे कहां खड़े हुए, कहां पे, बांद्रा स्टेशन पे खड़े हो जाए। बांद्रा स्टेशन पे कभी वो बीटी पे खड़े हो जाए, कभी सेंटर पे खड़े हो जाए। उन्हें मालूम होता था कि ये अधिकारी शाम को 5 बजे 5:15 लोकल ट्रेन पकड़ेगा, तो मैं इसको वहां पकड़ के बात करूंगा। बेचारे जाके वहां पे खड़े हो जाए, 2-2 घंटे खड़े होकर वेट करते हैं। 5-5 बजे फिर वो अधिकारी या कर्मचारी वहां से निकलता था। तो तमाम तो अच्छे लोग भी होते थे, तो साहब को देखते थे तो आइए चाय पीते हैं, बैठते चाय पिलाते थे और साथ में लेके ट्रेन में जहां तक उनका घर था जाके बात करते हुए अपनी मूवमेंट के बारे में, मिशन के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में उनको सुनाते थे। कुछ अच्छे भी लोग थे, कुछ ऐसे भी लोग थे कि साहब को देखते थे, साहब पढ़े, कांशीराम साहब पढ़े, तो पीछे दरवाजे से निकल जाता। मुझे आज की बात नहीं है, लेकिन साहब बड़े जिद्दी थे। उन्होंने देख लिया कि ये राम किशोर भाग रहा है तो भाई पीछे वाले दरवाजे से मिलेगा, तो जाके पहले वहीं खड़े होते। भाई भाग कहां रहा है, मेरी बात सुन जाओ पहले आती। मैंने 3 घंटे खराब की तेरे लिए, तो ऐसे मूवमेंट खड़ा किया। उनके पास स्कूटर था, तो स्कूटर जब पुणे में लेके मूवमेंट कर रहे थे तो लोग कहते पंचर हो रहा, ये पंचर हो गया। तो साहब परेशान किया, ये बार पंचर भी हो रहा है और पेट्रोल के पैसे भी नहीं मेरे पास, गाड़ी इसको बेचो। साहब ने अपना स्कूटर बेच दिया, काम लेता हूं 2 पहिए वाली, अपने पैरों से चलने वाली साइकिल, काम इसमें टेंशन नहीं रहेगी, अब इसमें पेट्रोल नहीं पड़ेगा, अभी साइकिल से मैं दौड़ सकता हूं। तो आप सोचिए, उस स्कूटर को बेच करके साइकिल लिया और साइकिल लेकर पूरे मोमेंटम को खड़ा किया। जब 1971 में जब दिल्ली के हॉल में, वहां पे जो स्टेशन के पास हॉल था, वहां पे मीटिंग की गई, तो उन्होंने प्लान यही किया था कि ब्रॉड स्तर पे हम वापस खड़ा करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने योजना बनाई कि हमें कितने सालों के अंदर, 4 से 5 सालों के अंदर हमें 2 लाख इंप्लॉइज को जोड़ना है। 4 सालों के अंदर 2 लाख इंप्लॉइज जोड़ देना है। बड़ा चैलेंज था उनके लिए कि एक बंदे को पकड़ना, उनको समझाना, फिर मूवमेंट में उनको कंट्रीब्यूशन करवाना, और ऐसे करके उन्होंने पूरा काम 4 साल में उन्होंने 2 लाख के ऊपर जब उन्होंने देख लिया हमारे पास बामसेट के लोग हो गए, तब जाके 6 दिसंबर 1978 में दिल्ली में हुआ था, बामसेट की डिक्लेरेशन किया, बामसेट को बढ़ाने का काम किया। और हम वो चैलेंज लेके निकल पाए। माननीय कांशीराम साहब अकेले 2-2.5 लाख एम्प्लॉय जोड़ सकते हैं टारगेट टाइम पे, फिक्स टाइम में। हमें इतने समय में 2 लाख तय करना है, इतना तो टाइम ही नहीं होता आपके पास। दिन तो 365 होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब 4 साल में कितने हो गए? 1500 के नीचे रहेंगे भाई। 3 चौको 12 और 6 चौक 24, 1440 और 5 चौको 20, 1460 हो गए, नहीं हो गए? 1460 दिनों में 2 लाख बामसेट की बड़ी टीम माननीय साहब ने इस देश में खड़ी करने का काम किया, तब जाके बामसेट बनी। ये मोमेंटम, ये कारवां, ये ताकत, ये ऐसे नहीं, इसके पीछे संघर्ष। और श्री माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, संघर्ष से ही सत्ता मिलती है। संघर्ष से सत्ता की अगर मैं बात करूं तो ये प्रूफ हो चुका है, और वो आपके सामने है बहुजन समाज पार्टी। बिना संघर्ष के सत्ता आपको नहीं मिलेगी। और वो संघर्ष, वो दौर अगर आप दिल्ली के अंदर लेकर नहीं आएंगे
तो आप सत्ता से बहुत महरूम हैं और आगे भी महरूम हैं। सत्ता नहीं मिलेगी इतनी आसानी। आप सोचिए, इतने छोटे से काम को लेकर के मोमेंटम कर रहे हैं, मात्र 10-12 आदमी हमारी टीम के लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग घर में आराम कर रहे हैं, तो ऐसी सत्ता नहीं मिलने वाली। जब तक एक खून का उबाल है, हर दिल में नहीं आएगा, हर जिस्म में नहीं आएगा, हर दिमाग में सोच नहीं पैदा होगी सत्ता की, तब लगे सत्ता नहीं। जब तक उबाल बनाइए, खून को गर्म करिए, अत्याचार को बर्दाश्त न करने की कसम खाइए, ना ये बर्दाश्त करिए कि मेरे समाज पर कहीं अत्याचार होगा, मैं चुप नहीं बैठ सकता, इसके लिए मुझे राजनीतिक पावर चाहिए। मात्र इस बात से नहीं बात करने वाले कि आप कोई अत्याचार हुआ, मैं जाके वहां घर जाके मिलके चलाया या उनको कुछ थोड़ा मोड़ा देके चलाया, वो एक राहत है, थोड़ी सा टाइम की राहत है। देखिए, आप अत्याचार नहीं रोक सकते। अत्याचार रोकना है तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा। आप एक जगह जाओगे, आप दिल्ली में कहीं किसी घर में जाओगे तो राजस्थान में घटना घटेगी, राजस्थान में जाओगे तो पंजाब में घटना घट जाएगी, पंजाब में जाओगे तो मालूम होगा आंध्रा में भी हो गया। आप क्या करते रहोगे? ये अत्याचार नहीं रुकने वाला। अत्याचार तभी रुका है जब माने बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, किसी की हिम्मत नहीं था कि हमारी बहू बेटियों की तरफ आंख उठाकर कोई देख ले। इसलिए मैंने कहा सत्ता चाहिए। सत्ता के रास्ते कौन से? सत्ता समझिए कि अगर हम ना काम करें तो सत्ता मिलने वाली है क्या मिलेगी? आप सब लोग आराम करो, आराम से पड़े घर में ऐसे बैठो और ये हमारी टीम काम करते है, सत्ता में जाएगी क्या? जब आप भी काम करो, मैं भी काम करूं और ये मंच वाले भी काम करें, तब सत्ता। रात दिन काम करेंगे, सत्ता मिलेगी। अब ये समझ लीजिएगा कि आज जो आप संघर्ष कर रहे हो, हम और आप, मैं भी इंक्लूडिंग मी और इतने भी लोग बैठे, ये कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम नहीं करता। आज के दिन थोड़ा मोड़ा मन में दिमाग में ले आता हो को इस देश में हुक्मरान और उससे स्वाभिमान का जीवन देने के लिए, और आज मुझे और आपको स्वाभिमान का जीवन मिला है, आराम का जीवन मिला है, एसी मिला है, कपड़ा मिला है, घर मिल गया, कार मिल गई, तो कहीं ना कहीं से इन महापुरुषों ने संघर्ष किया था। बिना जगे, बिना सोए, रात दिन जग करके उन्होंने संघर्ष किया, तब मुझे आज और आपको सब कुछ मिला। और आज हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। अगर इनके बराबर नहीं तो कम से कम अगर इनका 50% भी संघर्ष हम कर लेंगे, इनकी 25% बातों को इंप्लीमेंट करने अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आपने अब अभी कोई प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है कि रास्ता बनाना पड़ेगा, मुझे प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ेगा और फिर लोग जोड़ना पड़ेगा। सब कुछ बड़ा बनाया, आपको मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, रास्ता दे करके गए हैं, आपको सिर्फ उस पर चलना है, आपको उनके बताए हुए रास्ते पे चल के समाज को जोड़ने का काम करना है। इतने काम बचा हुआ है, बाकी तो काम सारा हो गया कि नहीं हो गया? एक नेता भी बन गए, एक पार्टी बन गई, सब कुछ तो बन गया। एक नेता हमारी कौन? बहन तुम्हारी, पार्टी हमारी कौन? तो पार्टी भी बन गई, नेता भी हमारे पास। अब सत्ता में लाने की जिम्मेवारी किसकी? सत्ता में और हम और आप रहेंगे। और इसलिए क्या काम करना है? हमें बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा कि हमें समाज को जोड़ने का काम करना है, तन मन धन से जो भी दिक्कतें हैं उसे दूर करना है। सिर्फ यही काम नहीं करेंगे, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना बूथ, अपना वार्ड, अपना पिंड, अपना गांव मजबूत करूं, लोगों को जोड़ने का काम करूं, उनको बुलाने का काम करूं, उनको समझाने का काम करूं। अगर आपके गांव में, आपके देहात में, आपके बगल में किसी अपने समाज के गरीब व्यक्ति, किसी भी गरीब व्यक्ति के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो आपको उसके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। यार भाई, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरे पड़ोस में या गरीब आदमी बच्चे भूखे बैठे हैं और मैं कैसे खा लूं? चलो कोई बात नहीं, आज उसके पास नहीं है तो मैं उसको दे के आता हूं। जब तक ये भावना डेवलप नहीं करेंगे तो समाज का उद्धार नहीं हो सकता। ये मेरे घर में है तो ऐसा नहीं कि मेरे घर में, हो सकता है कि बगल वाले घर में देख लो है कि नहीं। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है कॉन्वेंट में तो देख लो कि बगल वाले घर में यार बच्चे की फीस है कि नहीं, क्या बेचारे ऐसा तो नहीं बिना फीस से काम कर रहा है, उनको बिना किताबों के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनकी। अगर आपके अंदर ये विचारधारा पैदा हो जाएगी तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे अंदर आपके अंदर सोच होनी चाहिए, और यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी। उन्होंने कहा भी था कि मैं चाहता हूं जब आगरा में 18 मार्च 1956 को 18 मार्च 1956 की आगरा के स्पीच में रोते हुए नहीं कहा था कि मैं सोच रहा था कि मेरे समाज के पढ़े लिखे हुए जो लोग हैं, ये लोग जिस समाज से निकल आए हैं, जिस गांव से निकल आए हैं, उसकी तरफ देखेंगे और उनके लिए भी कोई ना कोई काम करेंगे ताकि वो लोग भी निकल के बाहर आ जाएं और बराबरी का जीवन चाहिए, कम से कम सुबह से शाम तक करिए। भाई
कहां मिलेंगे? ताल कटोरा स्टेडियम में, पूरी सेक्टर कमेटी और विधानसभा कमेटी के साथ। तब तक के लिए जय भीम।